हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैंने संविधान की प्रमुख चैप्टर लिया है, संविधान की विशेषता। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषता है, जिससे जो अन्य देश की संविधान है उससे हमारे संविधान को अलग करता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहली विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान। दोस्तों, हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। विश्व में दो तरह की संविधान बनाई गई हैं, एक तो लिखित और एक अलिखित। लिखित संविधान की बात करें तो अमेरिका और भारत जैसे देशों में लिखित संविधान है, और अलिखित संविधान की बात करें तो जैसे ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। तो दो तरह के संविधान हो गए, लिखित और अलिखित। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित भी है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। तो ये एक इसकी पहली विशेषता हो गई। ठीक है, आइए दूसरी विशेषता देखते हैं, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। इससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? आंतरिक और बाह्य स्रोत से मतलब है कि हमारा जो संविधान है इसके जो प्रावधान है ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। आंतरिक से तात्पर्य है कि जो हमने खुद से बनाए हैं, और बाह्य से तात्पर्य है जो कि दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। तो आंतरिक संविधान से तात्पर्य यहाँ पे है कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय अंग्रेजों का जो शासन था उस समय शासन को चलाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पे कई सारे एक्ट और अधिनियम भारत में लाए थे। उसी अधिनियम में एक 1935 का भारत शासन अधिनियम था, और उस अधिनियम के माध्यम से भारत में बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे प्रावधान लाए गए। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें आप लोगों को मालूम हुआ कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। उस 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से ही लिए गए थे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे लिखा गया है कि आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब है कि 1935 का शासन अधिनियम से लिया गया है, और बाह्य स्रोत से तात्पर्य है कि जो हमने अन्य देशों के संविधान से लिया है। जैसे कि आप लोगों को मालूम हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद हो गया अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो सभी चीजें हम दूसरे देशों से लिए हैं, इसी को बाह्य स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसको हम लोग लचीला और कठोर भी बोलते हैं। देखिए, नम्यता और अनम्यता, लचीला और कठोर, इसका मतलब समझिए। लचीला और कठोर इसका मतलब समझते हैं पहले। हमारे संविधान में संसद का वर्णन किया गया है, और संविधान के प्रावधानों को बदलने के लिए संसद की जरूरत पड़ती है। और हमारा जो संसद है, आप लोगों को मालूम होगा कि संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लचीला का मतलब है कि संसद में अगर कोई बदलाव करना हो या संविधान संशोधन करना हो, तो आप लोगों को मालूम होगा कि संसद में साधारण बहुमत से 2/3 बहुमत से पास करके और संविधान के किसी भी प्रावधान को बदला जा सकता है। तो ये जो है ये हमारे संविधान का लचीलापन दर्शाता है। कठोर से तात्पर्य है कि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ ऐसे संविधान में बदलाव की बात होती है जिसमें साधारण बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो प्रावधान है ये हमारे कठोरता को दर्शाता है। तो लचीला और कठोर से मतलब यही है कि कुछ संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको इजीली परिवर्तन किया जा सकता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए संसद तो उसमें
उसको संसद के द्वारा उसको पास किया जाता है, लेकिन आधे से अधिक राज्यों की भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये जो चीज है ये कठोरता को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए, लचीला और कठोर। और दोस्तों इसी को देखते हुए जो हमारे संविधान है इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। यानी कि हमारे संविधान में इतने सारे नियम कानून है, इसको देखते हुए इसको वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा है हमारा मौलिक कर्तव्य। आप लोगों को मालूम होगा कि अगला है हमारा मौलिक अधिकार। दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है और भारतीयों को मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार का एक वीडियो भी मेरा आएगा जिसमें मौलिक अधिकार से जितने भी अनुच्छेद है उसको याद कर लेंगे। तो 12 से 35 के बीच इसका वर्णन किया गया है। और संविधान भारतीय नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार देता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य के लिए स्वच्छ वायु में जीना, स्वच्छ जल पीना, भोजन करना, जीने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 में ये बताया गया है कि मनुष्य को कहीं भी बोलने का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है ये भी एक हमारे संविधान की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब कि सबसे पहले तो देख लेते हैं, ये जो है भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच इसका वर्णन है भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या हुआ? हमारे संविधान में इसको जगह दिया गया है। इसका मतलब ये है कि राज्यों को या सरकार को जब भी कोई देश के प्रति या देश के लोगों के प्रति कोई नियम कानून बनाया जाएगा, उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसको ध्यान में रखा जाएगा। इसको ध्यान में रखकर ही कोई नियम कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इसको आप लोग समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार आप लोग को मालूम होगा कि हमारा जो संविधान है और हमारा जो देश है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। और यहाँ पे हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। आप जानते हैं कि इससे पहले जो वोट देने का अधिकार था वो आप लोगों को अनुच्छेद 226 के तहत हमारे संविधान में वोट देने का अधिकार है। और इससे पहले अभी जो वोट देने का जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। इससे पहले 21 वर्ष हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ और 18 वर्ष से उम्र को बदलकर 21 वर्ष से उम्र को बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो सार्वभौमिक मताधिकार आगे बढ़ते हैं। अगला है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। आप लोग को मालूम हुआ कि हमारा जो संविधान है इसमें एकीकृत न्यायपालिका की बात की गई है। और हमारा जो देश का संविधान है और जो न्यायपालिका है ये पूर्णतः स्वतंत्र है। ना ही इस पे किसी पार्टी का या फिर कह सकते हैं कि संसद का या फिर राष्ट्रपति का किसी के इसके ऊपर दबाव नहीं है। ये स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को करती है। तो ये भी एक विशेषता है हमारे संविधान की। आगे बढ़ते हैं। मूल्य कर्तव्य। मूल्य कर्तव्य दोस्तों भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। मूल्य कर्तव्य पहले दोस्तों हमारे संविधान में नहीं था,
इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य का मतलब हमारे देश के प्रति हमारे देश के लोगों को इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य होंगे, इसके बारे में मौलिक कर्तव्य में बताया गया है। जैसे कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आदर करना, देश की जो राष्ट्रीय धरोहर है उसको बनाए रखना, इस तरह के टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता को बताता है। आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, इसको ब्रिटेन से लिया गया, आप लोग को मालूम होगा। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब है कि हमारे यहाँ संसद है और संसद में 2 सदन होता है, लेकिन संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली को हमारे देश में अपनाया गया है, ये भी एक इसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली से तात्पर्य है दोस्तों कि ये जो शासन प्रणाली है ये विश्व के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा। भारत ही ऐसा एक देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। और त्रिस्तरीय शासन प्रणाली का मतलब हो गया, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे यहाँ 3 स्तर पर शासन चलता है। एक तो केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे और तीसरा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। इसका मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है, स्थानीय स्वशासन से उसका मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 स्तर पे शासन है और विश्व के किसी भी देश में 3 स्तर पे शासन नहीं है। तो ये हमारे संविधान की एक विशेषता है और इसको आप लोगों को मालूम होगा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत और 74वें में नगर पालिका को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी इसको बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि हमारे जो देश है इसका कोई धर्म नहीं होगा, धर्म यहाँ के लोगों का होगा और यहाँ पे सारे धर्मों को मान्यता दी जाएगी। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही हुआ कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये भी एक हमारे संविधान की विशेषता है। ठीक है, तो ये सारे विशेषता को हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या हमारे देश की संविधान की जो विशेषता है उसको हम लोग किस तरह से समझें और याद रखें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।